नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दशकों से भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली कांग्रेस और डीएमके की देश विरोधी सोच की। अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए देश की अस्मिता और उसकी पहचान के साथ समझौता करने वाली उनकी देश विरोधी राजनीति की, देश की सुरक्षा और इसकी सीमा के साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने या पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकारों के उदासीन रवैये की आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने देश की आजादी के 20 साल के भीतर एक एक करके भारत के करीब आधा दर्जन से ज्यादा टुकड़े पड़ोसी देशों को दान में दे दिया, जिसका पता हमें उस समय तो नहीं चला था, लेकिन आज हमें इसका धीरे धीरे पता चल रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मात्र 29.6 नॉटिकल माइल दूर हमारे देश के एक टुकड़े को गुपचुप तरीके से बिना संसद को भरोसे में लिए कांग्रेस ने श्रीलंका को दान में दे दिया। 1961 में नेहरू जी ने 285 एकड़ में फैले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चाथीव द्वीप पर सीधे फैसले करके उन्होंने श्रीलंका को सुपुर्द कर दिया। कच्चाथीव द्वीप पर संसद को उन्होंने भरोसा में लेना भी जरूरी नहीं समझा। आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी से पता चला कि नेहरू ने कैबिनेट के नोट में बाकायदा लिखा था कि उन्हें इस छोटे से द्वीप का कोई महत्व नजर नहीं आता है, इसलिए उन्हें इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि ऐसे मामले को अनंत काल तक के लिए पेंडिंग रख बार बार संसद में रखने के पक्ष में भी वो नहीं है। कच्चाथीव द्वीप को श्रीलंका को देने की उन्हें इतनी जल्दबाजी थी कि वो इस पर दावा छोड़ने के फैसले में संसद की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझा। 1961 में नेहरू जी ने जो फैसला किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में इसे अमल में लाया और आधिकारिक तौर पर इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। 1974 में श्रीलंका के साथ जो समझौता हुआ था उसमें एक धारा 6 भी खास तौर पर जोड़ा गया था। इस धारा के मुताबिक तमिलनाडु के मछुआरों को कच्चाथीव द्वीप के आसपास मछली पकड़ने की आजादी थी और वो उस द्वीप पर अपनी जाल और सामानों का रखरखाव कर सकते थे। लेकिन एक साल के बाद इस आर्टिकल को गुपचुप तरीके से समाप्त कर दिया गया और यही वजह है कि धारा 6 की समाप्ति के 20 वर्षों के भीतर करीब 6184 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया और उनके 1175 नौकाओं को जब्त भी कर लिया। पिछले दिनों तो 6 मछुआरों को जब फांसी की सजा दी थी श्रीलंका ने, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस हस्तक्षेप के बाद ही उनकी फांसी की सजा को टाला जा सका। इस मामले में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि भी कम दोषी नहीं है। तमिल अस्मिता और द्रविड़ की राजनीति करने वाले करुणानिधि ने उस समय यदि केंद्र सरकार के इस देशद्रोही फैसले का विरोध किया होता तो शायद कच्चाथीव आज भारत का हिस्सा होता। लेकिन करुणानिधि ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर देश के टुकड़े कर दिए और दक्षिण तमिल के हजारों मछुआरे परिवार की रोजी रोटी के लिए खुले समुद्र पर एक सीमा रेखा खींच दी। देश की समुद्री सीमा इस फैसले के कारण संकुचित हुई। देश की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और परिवारवाद की राजनीति ने, या यूं कहें कि परिवारवाद की राजनीति के पुरोधा पार्टियों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ देश से इस सच को छुपा लिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस देश को भीतर ही भीतर कुतर कुतर करके टुकड़े टुकड़े कर रही है? क्या कच्चाथीव का मामला देशद्रोह के तहत देखा जाना चाहिए? क्या पूर्ववर्ती सरकारों के इस फैसले को मोदी सरकार ठीक कर सकती है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि तकनीकी सवाल है। आपने दूसरे देश को सौंप दिया है तो फिर वापस उसे किस तरीके से लाया जा सकता है? यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। क्या कच्चाथीव फिर से भारत का हिस्सा बन सकता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या कच्चाथीव का मामला तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल लाने वाला है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इस पे रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रतिक्रिया है वो भी दिखाएंगे आपको, और जो उन्होंने ट्वीट किया था वो भी, और जो अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस मामले को आरटीआई के जरिए देश के सामने लाया है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। और उसके बाद मामले के सामने आ जाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। श्रीलंका से पहले समुद्र के बीच मौजूद छोटे से द्वीप कच्चाथीव के मुद्दे पर एक बार सियासत फिर से गर्मा गई है। कच्चाथीव द्वीप की जानकारी हासिल करने के लिए तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने आरटीआई दाखिल की थी।
आरटीआई दाखिल करने के बाद जो जवाब सामने आया उससे बड़ा खुलासा हुआ है। जवाब में बताया गया कि 1974 में इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। दस्तावेजों से पता चलता है कि कच्चा थीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। लगभग 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ब्रिटिश काल से ही ये द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार अपना दावा ठोकने लगा था। लेकिन भारत में कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका का विरोध करने के बदले 10 मई 1961 को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक बता दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। इसी के चलते 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत द्वीप का अधिकार श्रीलंका को सौंप दिया था। भारत का द्वीप श्रीलंका को देने के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता भी हुआ था कि भारत के मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखा सकते हैं और भारतीयों को यहाँ जाने के लिए किसी वीजा की भी जरूरत नहीं होगी। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को भारत का द्वीप देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 75 साल तक भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर किया था। साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये खुलासा आंखें खोलने वाला और चौंकाने वाला है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंप दिया था। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये पुष्टि हुई है कि हम कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। कच्चा थीवू द्वीप पर हमेशा से ही सियासत गर्म रही है। तमिलनाडु में कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई। साथ ही श्रीलंका को भारत का द्वीप देने पर असंवैधानिक भी करार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Then later we all know in 1968 when Indira Gandhi ji as India's Prime Minister and the counterpart there Senanayaka ji and the whole of India was in anger, especially in the parliament, that 1968 some sort of secret deal happened between India and Sri Lanka over the Kachativu Island. That point of time Congress refused not to speak about it. They didn't speak, and finally in 1974 the D-Day Kachativu was ceded to Sri Lanka without even a murmur. So, the fact is, we know today actually not just who did it, but also who hid it, who were all the parties who were responsible for the 1974 Kachativu Agreement. Also, how the fishing rights were terminated in 1976. So, if we have today a situation, as I shared with all of you, that in the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग
आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तो आजादी के बाद भारत के एक और टुकड़े कर दिए और उसमें कांग्रेस की केवल बात नहीं, केवल अन्ना द्रमुक जो करुणानिधि तो मुख्यमंत्री थे तात्कालीन, उनका भी हाथ है। उनकी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया और गुपचुप तरीके से भारत के इस द्वीप को, श्रीलंका को तोहफे में दे दिया गया, समझौता किया गया और समझौते में जो डील भारत के पक्ष में थी उसे भी 1 साल के बाद स्क्रैप कर दिया गया। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। रोबेंद्र सचदेवा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। और प्रोफेसर सुधांशु कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर। और शुरुआत मैं कांग्रेस के नेता के तौर पर जो बैठे हुए प्रोफेसर सुधांशु जी, उनसे ही मैं करूँगा। सुधांशु जी, ये जो पूरा मसला आप भी जानते होंगे, 3 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है, चर्चा चल रही है कि टुकड़े केवल जब एक बार जेएनयू में जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इतना बवाल मचता है। यहाँ तो टुकड़े दर टुकड़े कर दिए गए और किसी को पता भी नहीं चला। सुधांशु जी, देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण है ये सारे डिबेट में कि टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है ना। ये मुद्दा कोई 3 दिन पहले जनता को पता चला है या प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चला, ऐसा तो नहीं है। एक बात, सैकड़ों बार इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर। सर 5 दशक से मैं भी धरती पे हूं, मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया। आपको नहीं सुनाई दिया होगा ना। आपको कब सुनाई दिया लास्ट में? आपको लास्ट में कब सुनाई दिया बताइए। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। जयललिता जी जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तब सुनाई नहीं दिया था? सुनाई दिया था, सुप्रीम कोर्ट गई, लीगल है ना ये कोई मैं कहानी तो नहीं बना रहा। वो एनडीए की, वो तभी एनडीए की पार्ट थी। जी बिल्कुल, तो चर्चा में था ना ये मुद्दा। मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए ना। पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है, नरेंद्र मोदी साहब खुद बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो भी साल भर पहले की घटना है। इसके अब अगर आप बोलने के पहले चलिए ठीक है, आप बोलिए, बोल लीजिए। क्या पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओके, ठीक है। अब आइए, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि भाई जेएनयू से टुकड़े टुकड़े पता नहीं क्या 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 क्या, उस टुकड़े टुकड़े से कांग्रेस का क्या लेना देना है, ये आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, उसमें कांग्रेस कहां थी? उस टुकड़े टुकड़े में जो लोग थे उनसे पूछे, आप जाके पूछिए। मैंने तो कांग्रेस का जोड़ा भी, मैंने तो कांग्रेस को जोड़ा भी नहीं है उससे। मैंने कहां जोड़ा कांग्रेस को? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। सवाल आप यहाँ पर अभी तो जोड़ रहे हैं ना। चलिए अब नहीं, अभी नहीं जोड़ रहा हूं मैं। पहले तो मैं जोड़ता था क्योंकि कन्हैया पे इल्जाम था, कन्हैया कांग्रेस का सदस्य है तो लोग जोड़ेंगे ही ना। कन्हैया पे इल्जाम था, कन्हैया के साथ कुछ नहीं हुआ। कन्हैया खुला आजाद घूम रहा है। ठीक है, वो अलग बात है, वो कोर्ट फैसला करेगी ना। आगे बढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ ना, खुला आजाद घूम रहा है कन्हैया। चलिए देखिए, जो समझौता 1974 में हुआ, उसी तरह का एक समझौता और करने की कोशिश 1974 में की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है जी। और उस समझौते के तहत जो हुआ उसको अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 साल पहले लागू किया। और उसमें क्या था? जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि भारत मां के अंग काटे गए, क्या बांग्लादेश वाली ट्रीटी में भारत मां के अंग नहीं कटे? उसपे तो हमने कोई हायतोबा नहीं मचाया। क्या हुआ है जरा वो भी डिटेल ले लीजिए, आपको बताना चाहिए था, क्योंकि ये भी तो हुआ है। भारत बांग्लादेश तो हमारा ही था, वो तो टुकड़े, वो तो हम जानते ही हैं, देश के सारे लोग जानते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो मैं कह रहा हूँ, देखिए सुन तो लीजिए ना, वो नहीं है मुद्दा। वो आज से 8 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर एक समझौता किया ना, आज से 8 साल पहले किया था। वो उसको मत छोड़ दीजिए। जो उसमें जो हुआ उसमें नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे जब वो हुआ था, और नरेंद्र मोदी साहब ने ही बांग्लादेश में जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बड़ाई की, क्योंकि इंदिरा गांधी की वजह से वो देश और जो है पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हो पाए वो सारे नागरिक, और मानवता बिल्कुल ये करना भी चाहिए। देश के बाहर देश की राजनीति को नहीं खींच के ले जाना चाहिए। वो तो सही किया, उसमें गलत किया। ले तो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते। इस पर वो मुद्दा पे अभी हम जाने ही नहीं चाहते। कौन क्या ले जाके क्या कहता है कि लोग
भारत में पैदा होने में आप कच्चा थीव पे बात करें ना सर, आप कच्चा थीव पे बात करें ना तत्व जी। पे आ रहा हूं। उसमें क्या डिसीजन हुआ, आज से 8 साल पहले क्या डिवीजन हुआ ना, एक समझौता हुआ और उस समझौते को सबने अप्रिशिएट किया क्योंकि देश हित में है वो, है ना। 111 जगहें जो है उनको दी गई, हमें 51 मिली, हमने 17,000 एकड़ जमीन उनको दी लगभग, और हमें 700 एकड़ जमीन 7,000 मिली। इन दोनों सारे की डिवीजन हुए ना बांग्लादेश के साथ। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, इन दोनों, ये सब देश के सामने हुआ। इसमें देखिए कच्चा थीव में क्या है, संसद को आपने विश्वास में नहीं लिया था, आपने कैबिनेट नोट जो है वो बाद में लोगों के आरटीआई के जरिए लोगों को पता चला, उस समय जो कैबिनेट थी उसको भी नहीं पता था। जब करुणानिधि को बात किया गया तो अब पब्लिक डोमेन में आया ना। उस समय का ये फैसला जो है वो कैबिनेट के आप कहां पर, आप सुनिए मुकेश जी, इतिहास पढ़िए, सबको पता है 1974 का फैसला कोई लुका छुपा नहीं था। 1974 में तो अमल में लाया गया सर। एक तमिलनाडु की जितनी पार्टियां हैं उस चीज का लगातार उसकी चर्चा में रहा, कोई आज नया निकल कर नहीं आ गया। आरटीआई फलाने जी ने आरटीआई डाल दिया, एक वहां के तमिलनाडु के बीजेपी के चीफ ने आरटीआई डाल दिया, आज जानकारी निकल कर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत पुरानी चीज है, केवल टाइमिंग ये है कि आपको इसको इलेक्शन में कैश कराना है, इसका लाभ लेना है, आपके ऊपर जो है भाई पॉलिटिकल पार्टी है, टाइमिंग का ख्याल तो रखेंगी ना, पॉलिटिकल पार्टी टाइमिंग का तो ख्याल रखेगी ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घोटाले का चार्ज लग रहा है तो आप उससे निकलने के लिए एक नया सिक्का लेकर आए, और इतने बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं कि भारत माता के अंग काट दिए गए। जब कोई देश के बीच में ट्रीटी होती है, कोई ना कोई आदान प्रदान तो होता है ना जी। और आपने खुद अपने रिमार्क्स में कहा, कहां पे लुका छिपी में हटा दिया कि 2014 तक, उसी आरटीआई में ये भी है ना, 2014 तक वहां मछुआरे जा सकते थे और मछली मार सकते थे वहां पर, वो नहीं है क्या? कैसे 2014 तक नहीं, 2076 तक, 1976 तक था केवल। 1976 के बाद से मछुआरे नहीं जा सकते वहां पे, 1976 के बाद नहीं 1976 में ही स्क्रैप किया गया, 1 साल के बाद ही स्क्रैप कर दिया गया था उसे। नहीं हो गया है, अब ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है, आप जाकर के देख लीजिए, इसमें कोई बात नहीं। शैलेंद्र जी हमारे साथ मैं कह रहा हूं उसी आरटीआई का ये भी जवाब है ना। नहीं, उसी आरटीआई में है। आज कैसे रुक गया? चलिए आज कैसे रुक गया? उसी में ये समझौता है कि हम वहां पर जो 5 चर्च बना हुआ है वहां जाकर हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं, जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमारे मछुआरे वहां जा सकते थे, वहां आराम कर सकते थे, अपनी एस जयशंकर ने आधिकारिक तौर पे ये बात कही है, वो विदेश मंत्री, हमें उनकी बात माननी चाहिए, हम आपकी बात कैसे माने? आधिकारिक तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा है वही बात मानी जाएगी, वही देश भी मानेगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है जो बात प्रोफेसर सुधांशु कह रहे हैं वो सही है? टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं नहीं उनको डिस्प्यूट कर पाऊंगा, और मेरा एम भी जिंदगी में ये नहीं होता है कि दूसरों को डिस्प्यूट किया जाए, बट मुझे कुछ बातें उनके अटेंशन के लिए लानी है, और जो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एज अ इंडिविजुअल उसको जरूर इवेलुएट करें, एज अ पार्टी उसको ना देखें, पॉलिटिक्स उसमें ना देखें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आपने कहा कि इस पर पहले भी डिस्कशंस हुए हैं, डिसीजन हुए हैं, अगर कोई डिसीजन गलत हो गया हो तो उसे रीइवैल्यूएट नहीं कर सकते? अगर आज हम उस डिसीजन को पाते हैं और आज हमारे यंगर लॉट के अंदर एक स्पिरिट है कि नहीं ये हमारे साथ गलत हुआ, उसको इवैल्यूएट जरूर किया जा सकता है, करेक्शन जरूर किया जा सकता है, अदरवाइज 370 हटाने की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो और पुरानी बात थी। मैं तो कह रहा हूं ट्रिपल तलाक हटाने की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। अगर कोई चीज गलत हो रही है उसे ठीक करना, उसे फिर से डिस्कशन में लाना एक प्रोफेसर साहब के लेवल पर, इंटेलिजेंट लेवल पर अच्छी बात होनी चाहिए। आपने कहा कहीं कोई आदान प्रदान होता है, आदान तो हो गया कि चलिए आपने दे दिया, पीस ऑफ रॉक, यूजलेस पीस ऑफ रॉक हैज बीन गिवन, उसके बदले में प्रदान में क्या मिला सर, वो जरूर हमें देखना चाहिए। उससे भी और एक बड़ी बात है, आप सभी लोगों ने बात करी है देश हित की। देश हित होता क्या है? मैं कहता हूं कोई भी आदमी जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं है वो बेकार हो गया सिर, उसे काट देना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए, उसे किसी और को दे देना चाहिए। हाउ कैन यू से दिस? देखिए उनके क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांस थे, मैं जरूर सुनने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है कि सीक्रेटिवली, ओ माय गॉड दैट्स बैड। मैं आपको बताता हूं आज हमें डिसएडवांटेज क्या है और क्या बड़ा डिजास्टर हो सकता है।
अगर चाइना जिस तरीके से श्रीलंका के करीब आता चला जा रहा है, सोचिए कितना स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज है बिल्कुल। ये पीस ऑफ रॉक अगर उनके पास है और हमारी सेना उसको विजिट नहीं कर सकती, इज इट अ एडवांटेज? ये देश हित की बात है। चलिए मैं एक बात और बड़ी कर देता हूं कि चलिए आप देश हित में आ गए हैं, वो एक और मेरे पास पीस ऑफ आइस भी पड़ी हुई है। एक वो छोटा सा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, पीस ऑफ आइस, वहां कुछ पैदा भी नहीं होता, वहां मैरीटाइम राइट्स वाली बात भी नहीं है, कोई खनिज भी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सियाचिन ग्लेशियर। छोड़ दें, फेंक दें एज अ पीस ऑफ आइस। देखिए, जब भी देश हित की बात करें, कृपया कर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर बात करें। हर वो छोटी चीज, हर वो बड़ी चीज बराबर है जब देश हित की बात आती है। आज मुझे ये एक डिसएडवांटेज है कि मैं अपने मैरीटाइम एरिया में से इकोनॉमिक ड्रेन देख रहा हूं कि मेरा मछुआरा वहां नहीं जा सकता। मैं ये एज अ डिफेंस स्ट्रैटेजी डिसएडवांटेज देख रहा हूं। मैं उस पीस ऑफ रॉक को इस्तेमाल करूं या ना करूं, बिल्कुल, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं उसे कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कहा, उससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है और खासतौर पे चाइना जो है उसका स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल जो है हमारे देश के खिलाफ जो है वो कर सकता है। हमारे साथ रोबिंद्र सचदेवा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सचदेवा जी, स्वागत है आपका। इस पूरे मसले पे मैं आपकी जो टिप्पणी है वो तो लूंगा, लेकिन साथ में ये जानना चाहूँगा कि जब ये समझौता हुआ होगा उस समय भी लोगों की अलग अपनी थिंकिंग होगी, इंडिया का भी अपना पक्ष होगा, श्रीलंका का भी अपना पक्ष होगा, लेकिन वो जब आज़ाद हुआ भारत तो भारत का टुकड़ा था, तो कैसे कोई दूसरा देश जो उसके बाद में आज़ाद हुआ इस पर कैसे दावा कर सकता है, और इस दावे को कैसे इतनी आसानी से आप मान लेते हैं और अपने ही दावे को खारिज कर देते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए ऑन द फेस ऑफ इट तो ये जो है, और ये भी कह सकते हैं कि हाइंडसाइट इज 2020, उस समय का अगर हम आगे जाके देखें तो पिछले वक्त ही गलत निकाल सकते हैं, परंतु हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक ब्लंडर था, क्लियर कट ये एक ब्लंडर रहा। अब जहां तक बात रही आपकी कि ये केवल 47 के बाद नहीं, इसमें हिस्ट्री है इस डिस्प्यूट की। ब्रिटिश रूल से पहले ये जो कचावेतु थीवू का जो आइलैंड है, ये शायद जाफना जो नॉर्थ श्रीलंका का एरिया है उसके किंगडम वगैरह में कुछ था, परंतु जब से ब्रिटिशर्स यहाँ आए उस दौरान हमारी ये किंगडम था शायद रामनाथ, ये उसके अंडर आ गया और मद्रास प्रेसिडेंसी में रहा। तो पिछले 300 सालों में ये भारत के अंडर था, बट यस उससे पहले ये जाफना प्रोटेक्टोरेट या किसी में रहा होगा, बट 300 साल हमारे साथ था। तो यस, इंडिपेंडेंस के बाद ये मामला डिस्प्यूट में रहा, श्रीलंका इस पॉइंट को लेकर के उठाता रहा भारत से। बट ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि एक तो कहें शायद हम थोड़ी एक लीनियंट भी ये भी ले सकते हैं, और वही गलती है कि हमने फार साइटेड अपनी नेशनल सिक्योरिटी का विचार नहीं रखा, राइट, कि भाई ये कोई जगह है, स्ट्रेटेजिक क्या इंटरेस्ट हो सकता है हमारा, हमें लगा, या शायद उस समय हमारी सोच नहीं थी इतनी बड़ी, हमें दुनिया के बारे में इतनी दुनियादारी की कॉन्फ्लिक्ट्स का आइडिया नहीं था कि कहां कैसे आ सकता है, वो भी हम अलाउ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यस, ये एक ब्लंडर रहा। बिल्कुल, दूरदर्शिता की कमी, आप कैसे दूरदर्शिता की कमी थी? एब्सोल्युटली, दूरदर्शिता नेशनल सिक्योरिटी एंगल से, जैसे भी शैलेंद्र जी भी बता रहे हैं, या हम आज की तारीख में हम समझते हैं हम 1 किलोमीटर टापू के बाद छोड़िए, चाइना तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। बिल्कुल नहीं, ये केवल ये बात नहीं सर, इसे कच्चा थीवू से पहले आपने कोको भी दे दिया म्यांमार को, म्यांमार से फिर वो चाइना के पास चला गया। इसके अलावा तिब्बत भी आप ले सकते थे, लेकिन तिब्बत के मामले में भी आपने उदासीनता दिखाई और वो फिर चाइना आ गया। आप चारों तरफ से जो है दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं अपने गलत फैसलों के कारण। सचदेवा जी, लगता है आवाज, मैं शैलेंद्र जी से इसी का जवाब चाहूंगा। शैलेंद्र जी, क्या हम अपने गलत फैसलों के कारण अपने दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं? शैलेंद्र जी की आवाज मिल रही है? सुधांशु जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? शैलेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज, जी सर। यस, आई कैन हियर यू। जी, मेरा ये सवाल है कि केवल ये कच्चा थीवू ही नहीं, आप जो कोको द्वीप जो म्यांमार को आपने तोहफे में दे दिया, वो भी चाइना अपने पास हड़प लिया उसे। उसके बाद तिब्बत भी आप अपने पास रख सकते थे, लेकिन आपने उदासीनता दिखाई और वो भी चाइना के पास चला गया। सियाचिन में जो हाल है वो आपने बताया ही, अभी वहां पर सियाचिन में भी यही हाल है। क्या अपने गलत फैसलों और अपने सीमा के प्रति उदासीनता के कारण हम दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं?
नहीं, वो मैं एक्चुअली कुछ और बताना चाह रहा था। मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर कोई डिसीजन गलत हो गया है तो उसे मानने में, रिइवैल्यूएट करने में देश हित है। और देश हित जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। आज लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या है नेटवर्क में आवाज। सचदेवा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आप बीच में ही कट गए थे। सचदेवा जी को अगर आप आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सुधांशु जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? सुधांशु जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? एक हिल फीचर के ऊपर ना आप रह रहे हैं ना मैं रह रहा हूं जी, दे दीजिए, बट ऐसे नहीं दिया जाता। आप अपनी स्ट्रैटेजीज देखते हैं। मैं तो आपको इकोनॉमिक ड्रेन तक। बिल्कुल। नेटवर्क में आज लगता है कि कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस है। हर एक हमारे जो पैनलिस्ट है वो मुझे बताइए, अगर एक पहाड़ तोड़ेगा, गेहूं उगाएगा, लेकिन यहां पर मेरा बिल्कुल। सचदेवा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? सुधांशु जी, क्या आपको मिल रही है? एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार सबके जो टेलीफोन को काट करके फिर से एक बार जो है उन्हें लगाने के, नए सिरे से लगाने की कोशिश करें। तब तक हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पे जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उनको कहा कि ये ऐतिहासिक गलती थी और इस ऐतिहासिक गलती के कारण भारत की जो सामरिक सुरक्षा है वो जो है वो खतरे में है और चारों तरफ से भारत जो है दुश्मनों से घिरता जा रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो वजह है कांग्रेस सरकार की, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी उसकी गलत नीतियों के कारण। एक लेवल पर आकर आपको सारे डिसीजंस रिव्यू करने का हक है और करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या अभी संभावना है? सचदेवा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ मिल रही है। अब सचदेवा जी, क्या संभावना है कि जैसे कि अब शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि रिव्यू करनी चाहिए, क्या फिर से कच्चा टीवी को भारत में मिलाया जा सकता है? क्या वापस लिया जा सकता है? देखिए, इसमें दो भाग है मेरे ख्याल से। पहला भाग, क्या रिव्यू कराया जाता है? डेफिनेटली केवल रिव्यू ही नहीं, हमें मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है, लेसन्स लर्न्ड, राइट? क्या रहा, क्या हुआ, रूट कॉज एनालिसिस या जो भी कुछ कहिए, ताकि हम जो ब्लंडर हो गया, जो मिस्टेक हो गई, पर उसका हम एक पूरी समीक्षा तो करें, एनालिसिस तो करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ताकि आगे वो रिपीट ना हो। ठीक है, दैट इज वन। अब सेकंड जो आप बात कह रहे हैं कि क्या हम इसको श्रीलंका से भारत हम ले सकते, वापस ले सकते, मेरे विचार से प्रोबेबली नहीं। उसके दो तीन रीजन है। लेने को शायद हम ले सकते हैं, परंतु देखिए, हमें अब वाइडर अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एंगल देखना, हमारे आसपास क्या देश है, क्या है, इस मुद्दे को लेकर के अगर हमारे श्रीलंका से रिश्ते ज्यादा बिगड़ते गए तो वो हमारे लिए शायद अच्छा नहीं है। खासकर क्योंकि इस समय जब चाइना ताक लगाए बैठा है, मालदीव्स में भी चाइना ने यह करा, राइट, कि भारत के साथ डिफरेंसेस बढ़वाए और इंडिया आउट कैंपेन करके अब हमारी सरकार अगेन, देखिए, हम कभी मालदीव से भी रिश्ते नहीं तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम उनसे वर्किंग रिलेशनशिप वापस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, चाहे जो भी है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत ही मैच्योर व्यू ले रही है कि ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं, विल सिट डाउन एंड टॉक टुगेदर। सो सिमिलरली बिल्कुल के साथ कर सकते हैं, करनी चाहिए हमें, परंतु इसको हमें एक ऑफेंसिव मूड में ले जाकर के आर्ग्यूमेंटेटिव रूप से श्रीलंका के साथ हमें पुश नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अभी। क्योंकि अगर हमने ये करा, इसमें एक चीज और मैं कहूंगा जी। देखिए, मालदीव्स के केस में मैं आ रहा हूं, शैलेंद्र जी मैं आ रहा हूं, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जी। एक तो देखिए, हमारी सरकार का क्या रिस्पांस रहा। हमारी सरकार का रिस्पांस मालदीव्स में हमेशा बड़ा सोचा संभला और मेजर्ड होता था, परंतु हमारे सोशल मीडिया में रिस्पांस बहुत ज्यादा आगे चला गया था, राइट? बिल्कुल। जिसके चलते मैं कहूंगा कुछ हद तक जो मालदीव वो भारत के हुए, उसमें हमारे सोशल मीडिया का भी कुछ रोल है कि हमने बहुत ज्यादा उस मामले को उछाल दिया। ठीक है, सिमिलर, बट प्रॉब्लम हमारी फॉरेन पॉलिसी खड़ी होगी ना, हेडेक बन गया कि मामला पेचीदा हो रहा है और पेचीदा होता गया। सिमिलरली श्रीलंका के रिश्तों को लेकर के मेरा विचार ये, डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट उनसे डील करे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स में, अपने सिस्टम से, बट हमारे सोशल मीडिया को, मेरे विचार से, मेरी थॉट ये कि हमें इसको बहुत ज्यादा उछाल करके एक एंटी श्रीलंका सेंटीमेंट ना हमें देश में फैलानी चाहिए, ना हमें लानी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और हमें रिलेशन ठीक चाहिए। और खासकर जबकि चाइना ताक में बैठा है कि हमसे कोई मिसस्टेप्स हो और श्रीलंका को हमारे खिलाफ और उकसा दे। एक सवाल, मैं पॉलिटिकल, आप लोग चूंकि विदेश मामले के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल सवाल थोड़ा पूछूंगा। शुरुआत में शैलेंद्र जी से करूंगा। क्या तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें असर होगा इस मुद्दे का?
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं करुणानिधि की सरकार जो थी तात्कालीन, उनकी भूमिका भी है। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल जी? सर, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे तो मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, तो हम ऑफेंसिव क्यों होंगे? अगर ऑफेंसिव होना होता तो हम बहुत पहले हो गए थे। हम ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि 74 में हमने आपके साथ ये किया कि आप भी इसे विजिट करेंगे, हम भी इसे विजिट करेंगे, हमारे मछुआरे भी जाएंगे, आपके भी जाएंगे। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि 76 में ये मछुआरों का जो राइट है, हमारा जो आर्मी का राइट है, क्योंकि अब आर्मी का एक तरह से क्लैश हो गया। श्रीलंकन आर्मी जैसे ही आप उस एरिया में जाते हैं, वो अपना जहाज लाके खड़ा करते हैं, आते हैं। रॉबिन सर, आपको मैं बड़े जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, मालदीव ने कुछ नहीं किया। मालदीव ने सिर्फ, आप देख रहे हैं कि उसने बोला आप आर्मी वाले बदलकर सिविलियंस लगा दीजिए। एक आदमी कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, चाइना फैक्टर। मुझे एक बात बताइए, अगर चाइना इतना ज्यादा हितैषी है, इतना ज्यादा रिच है, जो उनको पैसे दे पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है, एंटी इंडिया कर पाता है, तो आज मालदीव का सेम प्रेसिडेंट इंडिया से अपने लोन्स के अंदर कंसेशन क्यों मांग रहा है, टाइम क्यों मांग रहा है? श्रीलंका भी अगर जिस तरीके से वो चाइना के साथ चलना शुरू हुआ था, उसको, उसकी इकोनॉमी को वापस रेल पर कौन लाया? हम ही तो लाए, इंडिया ने ही तो दिया। इंडिया ने ऑयल दिया, इंडिया ने पैसा दिया, इंडिया ने लोन दिया, इंडिया ने इन्वेस्ट किया। अगर आप देख रहे हैं, अदरवाइज आपको भी याद होगा कि हम लोगों ने बहुत डिस्कशन करी थी कि श्रीलंका किस तरफ जा रहा है, एनार्की की तरफ जा रहा है। सो लेट अस नॉट बी वरीड अबाउट ओनली चाइना, वी आर वरीड अबाउट, और जो हमारा हक नहीं, कर्तव्य है कि हम अपने से छोटे देशों को अपने साथ चलाएं, दादागिरी से ना चलाएं, बराबरी से चलाएं, जैसे हम आज भूटान को चलाते हैं। बिल्कुल, भूटान में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नेपाल के साथ भी सर डिस्प्यूटेड, नेपाल के साथ भी तो 3 एरिया जो है वहाँ, काला पानी और एक सुस्ता, काला पानी और एक कोई एरिया मैं भूल रहा हूँ, नेपाल के साथ भी तो हमारा है इस तरीके का इशू। उसमें भी है जो दावे, दोनों देश जो है अपना अपना दावा कर रहा है वहाँ पे। मैं सुधांशु जी के पास जाना चाहूँ। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर के मान लीजिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है तो वो इस्तेमाल तो करेगी हर एक मुद्दे का। अगर आपने कोई गलती की है पूर्व में तो उसको ढूंढ करके लाएगी, पॉलिटिकल राइवलरी तो चलती रहती है। लेकिन क्या अगर पार्टी से अलग हट करके आप कहें एज ए इंडिविजुअल, जैसे कि शैलेंद्र जी ने भी आपको कहा कि एज ए इंडिविजुअल, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला था वो गलत था? अब फिर से सरकार को जो है इस पे काम आगे बढ़ाना चाहिए और दावा जो है एक बार रिव्यू करने के लिए कम से कम जो है सरकार को आगे आना चाहिए? शैलेंद्र जी, सुधांशु जी की आवाज मिल रही है आपको या आपका फ्रीज हो गया लगता है? हाँ जी, बीच में मुझे आवाज मिल रही है। जी, कर्नल साहब ने क्या बोला वो मैं नहीं सुन, मुझे आवाज मिल रही है। कर्नल ये था कि भाई हम दोबारा से, हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ। जो पहली बार उन्होंने कहा कि हम दोबारा से रिक्लेम करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कर सकते हैं। जी, 2-3 चीजें जी। इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे अच्छा लगा आज आपके पैनल में दोनों लोग जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जी। ये अगर हमें क्लियर नहीं है तो फिर हम सर, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे वो क्या इशारा करें? मालदीव वाले इशू पे क्या हुआ? हमने सोशल मीडिया पर जाकर जो एक देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष, उसकी उसी के तरह का रिएक्शन था हमारा सोशल मीडिया पे। एक पक्ष था जो सरकार की सारी चीजों पे आलोचना, और दूसरा पक्ष जो बना हुआ है अभी हमारे देश में हम देख रहे हैं। तो एटलीस्ट जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं और इतना सेंसिटिव मामला है, सरकार करे, उसमें हमारी पूरी सहमति है। अगर सरकार, मोदी जी आगे बढ़कर इसका कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन उसका विरोध करेगा? कोई नहीं विरोध करने वाला है। लेकिन जिस तरह का ये सेंसिटिव इशू है, और जो बार बार दोनों ही वक्ता चाइना को लेकर आ रहे हैं बीच में, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं अभी नहीं बोलना चाहता, अगर आप, क्योंकि पॉलिटिकली हम अगर बोलेंगे तो हम दूसरे बहुत सारे बयान हम दे सकते हैं कि चाइना कैसे कितना 1000 किलोमीटर अंदर आ गया और ये सारी चीजें, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होना। और आज के इस डिस्कशन में मुझे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, एक सेकेंड जी। तो सवाल ये है, अगर हमको सेंसिटिवली उस पे काम करना है तो फिर हम उसको पॉलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर उसको कैसे पॉलिटिसाइज कर सकता है? ये तो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए ना। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। अभी जो ये अपने विदेश मामलों के जानकार, आपने सचदेवा साहब बैठे हैं, ये कोई, देखिए, उनके अंग्रेजों के
ये हर जगह हम जानते हैं, उन्होंने हर जगह लड़ाई फंसाया है, दूसरे देशों के साथ हमेशा हर जगह किया। यहाँ पर दोनों देशों का बराबर का शासन था, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया का ही था। उस शुरुआत में भी वहां पर श्रीलंका के उतनी ही दावेदारी बनी हुई थी। ये आप मत बोलिए कि केवल इंडिया ही था वहां। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 300 साल से वो भारत के साथ था, लेकिन उससे पहले वो जो है श्रीलंका के साथ था। हाँ, श्रीलंका की भी बराबरी से जब अंग्रेज, क्योंकि देखिए क्या था मामला समझिए, चूंकि हम दोनों ही देश के ऊपर ब्रिटेन का शासन था, इसलिए वो कॉमन सी प्लेस बनी हुई थी। आप कोई मुद्दा एकदम से नहीं हो जाता है कि उलझ गया जी और एकदम से किसी ने छोड़ दिया। तत्कालिक समय होता है, उसके हिसाब के डिसीजंस होते हैं। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर आज की सरकार कोई फैसला लेती है और वो चीजें हमें वापस मिल जाती है तो उसमें हम क्यों डिनाई करें, हम तो साथ खड़े हो जाएंगे सरकार के। नहीं, देखिए विरोध इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस उस समय के जो विदेश सचिव थे राव साहब, उन्होंने कहा कि हमारा दावा जो है हम लीगली काफी स्ट्रांग है। नहीं देखिए, मैं सुन तो लीजिए सर, उन्होंने कहा था कि हम अगर दावा करते हैं, हमारा दावा स्ट्रांग है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं मानी और सीधा कह दिया कि भाई हमारे लिए किसी काम की नहीं है, इसको हटाइए, जल्दी से खत्म कीजिए, और बार बार पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये इतना सीधा नहीं है, आप फिर पढ़िए इतिहास। नहीं, ये तो कैबिनेट की नोटिंग है ना उनकी। नहीं, बाउंड्री देखिए, दोनों ही देशों के बीच जब वो बाउंड्री बनाई जा रही थी, उसके बीच का ये डिसीजन है। एकदम से किसी ने, ऐसे कोई भी देश क्यों छोड़ देगा? ये जो आप देखिए, ये तो दोनों ही देश की बाउंड्री की बाहर की बात है सर, इंटरनेशनल बाउंड्री। कोई भी देश जमीन के एक मतलब कहते हैं ना, 1 इंच टुकड़ा छोड़ने के लिए ऐसे राजी नहीं होता। बिल्कुल, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री, लेकिन सर, राष्ट्रपति हो देश का, लेकिन सर ये तो हमारी सीमा, प्रधानमंत्री जी बोले जा रहे हैं, ये तो हमारी तरीका। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इतने अच्छे पैनल आपने बिठा रखे हैं, उनके जो सचदेवा जी कह रहे हैं उन्हीं को आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं सबको ध्यान से सुन रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हमें इस तरह से सेंसिटिव बयान नहीं देने चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और अगर इसका कोई रास्ता निकल सकता है, हमारे पास साथ इतने सारे लोग हैं, पूरे भारत के पास बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है, विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं कि हम इनको दोबारा वापस कर सकते हैं, तो उसका हम क्यों नहीं स्वागत करेंगे? और करना चाहिए, पूरे देश का नागरिक स्वागत तो कीजिए, लेकिन आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने गलत कहा था, उसको भी तो स्वीकार कीजिए। ये डिसीजन गलत था, उसे तो स्वीकार करना चाहिए। नहीं, क्यों स्वीकार करना चाहिए? ये मैं तो बार बार कह रहा हूं कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता, कोई भी इस तरह का इतनी आसानी से जमीन का 1 इंच टुकड़ा किसी देश के कोई नहीं देना चाहता जी। नहीं, लेकिन जो फैसले जो इतिहास के दस्तावेज में दर्ज है सुधांशु जी, जो इतिहास के दस्तावेज में दर्ज है वो तो यही बताते हैं ना, उसमें तो लिखा हुआ है, नेहरू जी ने तो लिखा है ना सर उसमें। दोनों देश के मछुआरे जाते थे, आपस में क्लैश होता था, इसलिए बाउंड्री डिसीजन करना था। जो नहीं, समुद्री सीमा के उसमें बनाने के डिसीजन में चीजें निकल कर कि इसका कोई ना कोई निदान निकल आए, आपस में जो लगातार क्लैश हो रहा है एक देश से दूसरे देश का, उसका कोई रास्ता निकल आए। ऐसे कोई क्यों छोड़ देगा? ये बहुत बड़ी समस्या को बहुत हल्के ढंग से आप बता रहे हैं। हल्के ढंग से नहीं, बहुत ही हल्के ढंग से, सामान्य ढंग से बता रहे हैं। शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने बोले, शैलेंद्र जी की बात सुनते हैं जी। कर्नल साहब। प्रोफेसर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ये जरूर मानते हैं कि कोई 1 इंच भी किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली मेंशन करा और वो मुझे सीधे अफेक्ट करती है कि आपने बोला पता नहीं कितने हजार किलोमीटर हमने दिया है। यस, अगर आप बात कर रहे हैं 64,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो गया है लेह लद्दाख में, वो 60s में जो गया है, तो यस, उसको इवेल्युएट जरूर करना अलाउड होना चाहिए कि उस गवर्नमेंट ने उस समय ये डिसीजन क्यों लिया, और क्या एटलीस्ट टेक्निकली हम इस डिसीजन के ऊपर डिस्कस कर एक सहमति बना सकते हैं, और वो हम डिमांड कर सकते हैं। जैसा आपने कहा ना, क्लैश हमारे और श्रीलंका के बीच में इस टापू के ऊपर कभी क्लैश नहीं हुआ। जिस क्लैश की आप बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली, दैट वाज ओनली फिशिंग राइट, जिसमें एक मछुआरे की बोट वर्सेस उनके मछुआरे की बोट, उनका एक आपस में क्लैश होता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि देशों के बीच में नहीं था जी। या पाकिस्तान बोले हमारा है तो हम छोड़ देंगे, आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि जब आप बात करते हैं किसी भी तरह के क्लैश की, चाहे वो आप अभी मेंशन कर रहे थे मालदीव से रिलेटेड, मालदीव वाज नॉट अ क्लैश, ये एक पॉलिटिकल इशू था। उसके एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट ने अपने अंदर एक सुरली छोड़ दी कि चलिए जी मैं तो सारी फॉरेन फोर्सेस को बाहर भेजूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने वे आउट निकाला है। और आप देखेंगे ये वही मालदीव है
जो आपके पास वापस आएगा, बिल्कुल, आपके वो तो आ पास चुका, वापस घुटने पे आ आकर चुका सर, आपसे बिल्कुल। फिर से मदद मांगेगा। बिल्कुल। और आप सुधांशु जी मिलकर कुछ कर बोलना उसकी चाह मदद रहे करेंगे। हैं जी, हमारे पास समय की कमी है। सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सचदेवा जी के पास जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए जी। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि देश के बीच क्लैश था। भारत और श्रीलंका के बीच ठीक है, कभी क्लैश नहीं चलो रहा। ठीक है, हमारा तब बहुत अच्छी अच्छा बात है, कोई क्लास नहीं है, हमारे पैनलिस्ट के बीच में भी कोई क्लास नहीं। सचदेवा जी आखिरी कमेंट। नहीं, एब्सोल्युटली यस, ब्लंडर हुआ ये दिखता है, इसका एनालिसिस करना चाहिए हमारी अपनी लर्निंग के लिए, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट के लिए फॉर फ्यूचर। देखिए ना हमारे जो स्कॉलर्स है, ताकि हमें केस स्टडीज हो, दैट्स वन। तो लेकिन सर हम लोग सभी लोग जो है यहाँ कांग्रेस को ही केवल दोषी मान रहे हैं, हम करुणानिधि को या डीएमके को दोषी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जिस तरीके का विरोध उनको करना चाहिए था, उस तरीके का अगर विरोध करते तो वो उसी समय रोका जा सकता था इस फैसले को। लेकिन उन्होंने भी चुपके से बात जो है, वो जो विदेश सचिव ने उन्हें समझाया वो समझ के रह गए और विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय अगर विरोध होता तो ये फैसला रुक सकता था वहां पे। देखिए एक बात है ना, जमाने और थे और ये सारा मैटर सेंटर का है। स्टेट्स आज से 30, 40, 50 साल पहले कितना समझती थी कि उनका कितना हक है, बट जहां तक मुझे पता है करुणानिधि और तमिलनाडु में इस बात की काफी ऑपोजिशन हुई थी। अब बात ये प्रेरोगेटिव है हमारी सेंटर का, फॉरेन पॉलिसी का, तो सेंटर गया। बट डेफिनेटली एट द सेम टाइम आई डू थिंक, मेरे को पूरा अंदाजा नहीं है इसका, बट आई थिंक उस समय वहां पर प्रोटेस्ट हुई थी, करुणानिधि ने इस इशू को उठाया था। वो बात अलग है कितनी जोर से उठाया था, नहीं उठाया था, आपस में क्या डील हो गई थी बिटवीन द कांग्रेस एंड करुणानिधि, मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं। बट यस, कुछ ऑपोजिशन की आवाजें उठी थी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वहां तो उनके फिशरमैन के राइट्स चले गए ना, तो लॉजिकल बिल्कुल बिल्कुल तो तमिलनाडु फिशरमैन के राइट्स चले गए, और वो आज तक जो वो इशू जो है उस समझौते के कारण फिशरमैन के साथ जो है आज भी अन्याय वहां पे हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोबिंद्र सचदेवा जी आपका, शैलेंद्र जी आपका और सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें, अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के लिए आपने कही, साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कच्चा थीबू का जो मसला है, ये मसला अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मसला केवल केंद्र और राज्य सरकार की गलतियों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ के जो मछुआरे हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, उनका जीवन जो है वो अभी तक इफेक्टेड है। और अगर इस पे जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में, जो कि अभी होने वाले हैं, उस चुनाव में इन मछुआरों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो सकती है। वो कच्चा तेल के मामले को फिर से चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, ताकि उन्हें समुद्र की रेखा में जो एक पॉलिटिकल लाइन खींच दी गई थी, वो लाइन हटा दी जाए और वो खुले रूप से, खुले आसमान के नीचे पूरे समंदर में अपना मछली पालन या मछली पकड़ने का जो उनका व्यवसाय है वो उसे कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसलिए कच्चा थीवू केवल इंटरनेशनल या नेशनल मामला नहीं, बल्कि वहां के लोकल तमिल के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।